जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल सीके स्टूडेंट हेल्प हब में। तो हम लोग जो है 10th क्लास के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिहार बोर्ड का 2025 का ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद सब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। हम बता चुके हैं कि आप लोग यदि मैथ का फुल रिवीजन चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देखिए, इससे पिछले वीडियो को देखिए। बोर्ड एग्जाम में पूछने वाला हर एक टॉपिक को हम डिटेल से यहाँ कॉन्सेप्ट के द्वारा क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। आप जब इस वीडियो को देखिएगा तो मैथ में अधिक से अधिक कॉन्सेप्ट क्या है नहीं है इस चीज को समझिएगा और क्वेश्चन को आसानी से बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करिएगा। तो पिछले हम 80 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं पिछले वीडियो में। अब जो है आपका 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, जो कि क्या है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 17 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई। कल हम बताए थे कि स्पर्श रेखा जो है वृत्त पर तीन तरीका से बताए थे। तीन बिंदु, एक वृत्त के अंदर, एक वृत्त पर और एक वृत्त के बाहर स्पर्श रेखा की रचना बताए थे, कहां से कितने किया जा सकता है। अब ये बोले 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 17 सेंटीमीटर दूर, ये मान लिए एक वृत्त है और ये इसका ओ क्या है, केंद्र है। इससे बोले 17 सेंटीमीटर दूर एक क्या है, बिंदु है। ठीक है, मान लेते हैं बिंदु को हम P और यहां से एक स्पर्श रेखा क्या किया गया है, वृत्त पर खींचा गया है। ठीक है, ये हो गया, इसको मिला दिए त्रिज्या। ठीक, स्पर्श रेखा आप जानते हैं यहाँ क्या लंब बनाती है त्रिज्या के साथ। और ये आपका कितना है, 8 सेंटीमीटर। ये आपका कितना है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या है। और इसकी दूरी जो दिया, केंद्र से दूरी दे दिया बिंदु की कितने, 17 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है स्पर्श, एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। तो देखिए आप देख रहे हैं यहाँ समकोण त्रिभुज बन रहा है। आप मान लीजिए ये PA क्या है, स्पर्श रेखा है। तो PAO एक समकोण त्रिभुज बन रहा है जिसमें आप क्या, समकोण का सामने वाला भुजा कर्ण दिया है और ये हो गया लंब दिया है। आप आधार निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। यहां चलते हैं हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से सबसे पहले किस त्रिभुज में हम चल रहे हैं, लिख देते हैं त्रिभुज PAO में, जिसमें आपका एंगल A जो है क्या है, 90 डिग्री है। समकोण त्रिभुज में ही पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। अब देखिए कि इसमें आपका भुजा मालूम करना है कौन, PA जो क्या है, स्पर्श रेखा है। ये आधार है तो आप जानते हैं कर्ण का वर्ग अर्थात PO का वर्ग माइनस AO का वर्ग क्या हो जाएगा, आपका PA हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजा के वर्ग के योगफल के क्या होता है, बराबर होगा। अब यहां पर PO की लंबाई कितना है, 17, इसका स्क्वायर कर दीजिए और फिर AO है 8, इसका स्क्वायर कर दीजिए। 17 का स्क्वायर हो जाता है 289 और ये हो गया 64। दोनों को घटाइए, आ जाएगा 9 4 गया 5 2 225 और ये कितना किसका होता है वर्ग, 15 का वर्ग 225। तो 15 सेंटीमीटर क्या हो गया, आपकी इस स्पर्श रेखा की लंबाई हो गई। ठीक है, देखिए आप किस तरह निकालते हैं। याद रखिएगा हमेशा कि स्पर्श रेखा जो होती है त्रिज्या के साथ लंब बनाती है, 90 डिग्री कोण बनाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82। एक घन के विकर्ण, अब क्षेत्रमिति है आपका घन घना बेलन शंकु। ठीक है, एक घन के विकर्ण की लंबाई 5√3 सेंटीमीटर है। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। आप जानते हैं घन क्या होता है कि ये 6 वर्गाकार पृष्ठ से मिलकर बनता है घन। चलिए हम एक बना लेते हैं घन। ये हो गया आपका क्या, घन। इसमें विकर्ण की बात करें तो कुल विकर्ण की संख्या जो घन में होती है कितना होती है, 4, और सभी की लंबाई क्या होती है, समान होती है। इसके विकर्ण को
यानी सम्मुख शीर्ष को जब मिलाएंगे तब विकर्ण की रचना होती है। तो एक घन के विकर्ण की लंबाई कितना दे दिया है, 5√3 सेंटीमीटर। तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? तो सबसे पहले आप जानिए घन का विकर्ण का सूत्र क्या होता है। चूंकि घन के विकर्ण क्या होता है, देखिए घन का विकर्ण आपका जैसे L² B² H², ये उसका होता है। तो ये आप निकाल के बताते हैं, तीनों भुजा का क्या होगा यहाँ स्क्वायर। ठीक है, कि जब इसको जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 3a² और यहां से a√3 घन का क्या निकलता है, विकर्ण निकलता है। जैसे आप जानते हैं घन आपका विकर्ण होता है √L² + B² + H², सभी भुजाओं के वर्ग का योग √। ठीक है, तो यहां से यहां हमको क्या निकला a√3। तो ये आपको दिया गया है, क्या विकर्ण बोल रहा है कितना है 5√3। ये प्रश्न में आपको दिया गया है 5√3। यहां से देखिए √3 कैंसिल और a बराबर आपको भुजा बराबर कितने आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना आया 5 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। आप जानते हैं घन के संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है, घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 6a²। अभी बताए 6 इसमें जो आपका क्या है वर्गाकार सतह है। ठीक, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो एक पृष्ठ का वर्ग का क्षेत्रफल होता है a², तो 6 है तो 6a²। ठीक है, एक इधर अब देख रहे हैं, एक ये हो गया, इसके पीछे में एक हो गया, एक ये हो गया, इसके पीछे में एक ऊपर और एक फिर नीचे, टोटल 6 सतह होता है। आप जब बात करिएगा जैसे आपका ये जो बॉक्स है क्या है घनाकार है, तो इसका 6 सतह क्या हो गया 1 2 3 4 5 और इस साइड 6, यही फिगर हो गया। इसी का विकर्ण दिया गया था, ये भाग बोल रहा है ये और ये डायगोनल इसका। तो यहाँ पे आप क्या देखते हैं कि इसका भुजा हमको निकला क्या, एक भुजा की लंबाई 5 6a², तो 6 × 5 का स्क्वायर। आप जानते हैं 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। ठीक है, और 6 × 25 क्या हो जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको क्या हो गया क्षेत्रफल हो गया। अर्थात बोला था कि 5√3 सेंटीमीटर वाले विकर्ण का घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो गया आपका 150 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। यदि एक बेलन और शंकु के त्रिज्या और ऊंचाई समान हो तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। देखिए जब भी अनुपात पूछ रहा है कि दोनों के आयतन का अनुपात, दोनों के आयतन का अनुपात, देखिए अनुपात पूछ रहा है तो सबसे पहले उसके सूत्र को लिखिए और जो बोल रहा है क्वेश्चन का वो उसमें अप्लाई करिए। यदि एक बेलन और शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई समान है, देखिए दोनों की बोल रहा है त्रिज्या समान है, यानी बेलन की त्रिज्या जो है, बेलन की त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या ये बराबर दे दिया है। और फिर बोल रहा है ऊंचाई, दोनों की ऊंचाई भी क्या है समान है। ठीक है, तो त्रिज्या मान लेते हैं r और दोनों की ऊंचाई जो है, ऊंचाई इसका क्या है दोनों का बराबर है, तो ऊंचाई मान लेता हूं h। जब बराबर है तो दोनों को हम एक ही चीज मान सकते हैं। ठीक है, ऊंचाई h मान लिया। अब ये क्वेश्चन बोल दिया है अब इसके आयतन, दोनों का आयतन का अनुपात निकालना है, तो दोनों का आयतन अब लिख दीजिए। क्या बोल रहा है, पहले जो बोलेगा उसको ऊपर रखेंगे। बेलन और शंकु बोल रहा है, तो बेलन के आयतन सबसे पहले आप क्या करेगा ऊपर लिख दीजिएगा। बेलन का आयतन क्या करेगा ऊपर। बेलन का आयतन आप जानते हैं क्या होता है πr²h। ओके, πr²h। और शंकु के आयतन क्या होता है 1/3 πr²h, यानी बेलन के आयतन का 1/3 भाग। अब देखिए दोनों का r और h बराबर है, तो ये निश्चित रूप से दोनों का क्या होगा कट जाएगा और पाई भी कैंसिल हो जाएगा। ऐसे भी औचर पद अनुपात में नहीं लिया जाता, कोई भी आकृति औचर पद दोनों में आ रहा है पाई पाई तो ये पहले ही कट जाता है। तो देखिए यहाँ इस तरह कट गया, बचा 1/3, 1/3
3, तो इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा 3/1, तो अनुपात क्या आ गया 3:1, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3:1, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए ये क्वेश्चन में दे दिया इसकी त्रिज्या बराबर है, ऊंचाई बराबर है, तो आयतन का अनुपात जो पहले बोलेगा उसको ऊपर रखेंगे, जो बाद बोलेगा उसको नीचे, नहीं तो उल्टा आ जाएगा, ये 1:3 आ जाता अगर हम उल्टा रख लेते तो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोल रहा है सुराही का संयोजन है। अब सुराही क्या होता है, सबसे पहले ये फिगर आपको हम बनाते हैं सुराही का। ये इसका भाग, ऊपर वाला भाग, गर्दन का भाग जो होता है पतला होता है, और ये आपका क्या होता है गोलाकार होता है। तो ये देखिए आपका क्या हुआ सुराही। अब आप ही बताइए कि ये किस फिगर का संयोजन है। तो नीचे का फिगर देखते हैं गोला है, और ऊपर का क्या है बेलन है। तो ये हो गया गोला आपका, और ये हो गया क्या बेलन। तो किसका संयोजन है, गोला प्लस बेलन, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सुराही जो है गोला और बेलन का क्या है संयोजन है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हुए आते हैं हम लोग। एक घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 45 मिनट में बनाया गया कोण है। तो सबसे पहले 1 मिनट में निकाल लीजिए। चूंकि आप जानते हैं घड़ी का जो रूप होता है क्या होता है वृत्ताकार होता है, और एक वृत्त में आप जानते हैं 360 डिग्री कोण बनता है। एक वृत्त में कितना 360 डिग्री कोण बनता है, और घड़ी एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है 300, मतलब 1 घंटा 60 मिनट का, मिनट में हम निकालते हैं। ठीक है, मिनट में बोल रहा है। तो यहां पर चूंकि 1 घंटा में घड़ी 1 घंटा लिखिए या 60 मिनट लिखिए। ठीक है, 1 घंटा या 60 मिनट, 60 मिनट या 1 घंटा, ठीक है, में घड़ी द्वारा बनाया गया कोण, बनाया गया कोण कितना है 360 डिग्री है। ठीक है, 360 डिग्री 1 घंटा में बनाता है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे 1 मिनट, मतलब 60 मिनट में बनाता है, 1 मिनट में हम निकालेंगे घड़ी द्वारा कितना कोण बनेगा 360/60, 6 × 36 यानी 6 डिग्री। 1 मिनट में कितना बनाया 6 डिग्री। देखिए हमको कितना पूछ रहा है 45 मिनट में, तो इसीलिए 45 मिनट बराबर कितना एंगल हो जाएगा कि 45 डिग्री गुना 6 बराबर क्या हो जाएगा 45 मिनट गुना 6 डिग्री बराबर कितना हो गया 150, 6 × 5 = 30, 0 बाकी 3, 6 × 4 = 24, 3 = 27, 270 डिग्री इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया घड़ी द्वारा 1 घंटा में बनाया गया कोण कितना है 360 डिग्री, अर्थात 60 मिनट में। तो 1 मिनट में कितना बनाया 6 डिग्री, 45 मिनट में कितना बनेगा 270 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखते हैं हम लोग 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या होगी। देखिए बोल रहा है अर्धवृत्त है, थोड़ा अर्धवृत्त में बच्चे को दिक्कत हो जाता है, क्योंकि संपूर्ण वृत्त का परिमाप तो आसानी से हम निकाल लेते हैं, क्या इसका संपूर्ण वृत्त का 2πr, लेकिन यहाँ अर्धवृत्त की जब बात आती है तो 2πr का आधा कर देंगे तो ये अर्धवृत्त का परिमाप नहीं होगा। कारण जो है अर्धवृत्त में आप देखिए ये r अर्थात व्यास इसमें आ रहा है, ये तो आपका हो गया 2πr का आधा, लेकिन ये जो आपका है ये ऐड हो जाता है। तो ये बात याद रखिएगा कि अर्धवृत्त का जो परिमाप है क्या होगा 2πr/2, पूरे का आधा कर दिए, और ये प्लस में 2r इसमें प्लस हो जाएगा। ओके, यहां से क्या हो गया आपका 2 कैंसिल, πr कॉमन ले लीजिए, पाई प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये हो गया अर्धवृत्त का परिमाप। अब पूछ रहा है कि कुल परिमाप क्या होगी। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया है, तो देखिए यहाँ r की जगह पर आप लिख दीजिए 10, और पाई में ही आंसर है तो रहने दीजिए, पाई प्लस 2 सेंटीमीटर। चलिए देखिए 10 × पाई प्लस 2, 10 × पाई प्लस 2 मतलब आपका 86 नंबर क्वेश्चन पाई प्लस 2 पहले बोले या बाद बोले, बस इंटू में गुना में है, बात खत्म है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का जो अर्धवृत्त का परिमाप होगा क्या होगा 10 × पाई प्लस 2। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
देखिए 87 नंबर क्वेश्चन अब आता है, 6 सेंटीमीटर व्यास के एक गोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन है। यानी आपको बोल रहा है एक गोला है, स्फीयर है, ठीक है, ये क्या है इसकी त्रिज्या जो है कितना है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन। चलिए थोड़ा अच्छा से हम क्या करते हैं, फिगर को बना लेते हैं यहां से स्पेस। ये हो गया आपका गोला, देखिए ये हो गया गोला। अब बोल रहा है कि इसकी त्रिज्या जो है, इसकी जो ये त्रिज्या है कितना है 6 सेंटीमीटर, ओके। अब बोल रहा है व्यास के एक गोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन क्या होगा। तो अब बताइए ये कितना हवा निकाल सकता है यदि किसी बर्तन में जाएगा। ये ना हुआ कि विस्थापित हवा, मानिए इसको किसी बर्तन में डाला जा रहा है तो ये कितना हवा को निकाल सकता है। तो इसका निकालेंगे आयतन बराबर सूत्र आप जानते हैं, गोले का आयतन, गोले का जो आयतन होता है आपका क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, ओके, 4/3 पाई आर क्यू। तो देखिए 4/3 पाई में आंसर है, पाई का मान रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, और 6 का क्यूब 216, ठीक है, 4/3 गुना पाई गुना, देखिए आप एक यहां पर क्या किया गया 3 किसी में नहीं अर्थात काटा गया, तो 6 एक रखते हैं, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, ठीक है, क्यों रखिए यहाँ देखिए ये काटा गया इसलिए। अब जो है गुना कर लीजिए आप, क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 और 36 8 क्या होगा 8 6 के 48 का 8 बाकी 4 8 24 24 4 कितना हो जाएगा आपका आर क्यू है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, पाए, और किसी में पाए है किसी में पाए नहीं भी है 36, देखिए 6 सेंटीमीटर, ओह थोड़ा गलती हो गया, क्या बोल रहा है व्यास, देखिए यहाँ व्यास बोल रहा है, तो ये पूरे व्यास यहाँ से यहाँ तक हो गया, तो ये 6 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या होगा 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां पर जो हम इसका त्रिज्या रखेंगे, क्या रखेंगे 3 का क्यूब, ओके। देखिए आप हम व्यास रख रहे थे इसलिए आंसर नहीं आ रहा था। आप 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला, त्रिज्या नहीं, यहाँ क्या है व्यास, तो त्रिज्या हो जाएगी आधी 3 सेंटीमीटर, 3 का क्यूब, तो 1 3 रखिए, और यहाँ 3 3 9, 3 3 कैंसिल हो गया। अब देखिए 9 चौके 36, 9 चौके 36 पाए घन सेंटीमीटर, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा 36 पाए घन सेंटीमीटर। ये हो गया ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ओके। आप देखें कि व्यास नहीं त्रिज्या, हमेशा आर त्रिज्या होती है तो आधा त्रिज्या व्यास क्या होती है, त्रिज्या की दोगुनी होती है, तो हमको त्रिज्या आधी लेनी थी। अगला क्वेश्चन आपका 88 नंबर क्या कहता है, पी त्रिज्या वाले वृत्त में कोण थीटा के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। सबसे पहले देखिए आपका ये हो गया क्या वृत्त, त्रिज्यखंड क्या होता है कि 2 त्रिज्या और संगत चाप से घिरा क्षेत्र क्या कहलाता है त्रिज्यखंड। देखिए ये हो गया आपका एक त्रिज्या और ये हो गया दूसरा त्रिज्या। अब इस संगत चाप के द्वारा ये जो घिरा क्षेत्र है आपका क्या है त्रिज्यखंड है, ठीक है, त्रिज्यखंड है। तो बोल रहा है इसका क्षेत्रफल कब निकालने, जब बोल रहा है पी त्रिज्या, त्रिज्या क्या है पी है, ठीक है, और ये कौन है क्या आपका थीटा, ठीक है। तो आप जानते हैं वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है क्या कहते हैं, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है क्या थीटा बटे 360 थीटा बटे 360, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर थीटा के जगह पर थीटा ही है, ये हो गया आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लिख देते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ओके। अब देखिए यहाँ पे आपको थीटा और 360 रहेगा ही, थीटा का मान दिया है ना, और यहाँ देखिए पाई भी रहेगा, और आर के जगह पर आपको क्या लिखना है बस पी, और कुछ नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि आर के जगह पर ये आर इसका होता है और आर का मान क्या दिया है पी दिया है, तो आर की जगह पर आप क्या रखिए पी, तो थीटा पाई पी स्क्वायर बाय 360। देखिए कहाँ है आपका थीटा
पाई पी स्क्वायर बटे 360। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल था कि बस सूत्र को आर के जगह पर क्या लिखना था, पी लिखना था। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। देखिए अर्धगोला बोल रहा है। ठीक है, अर्धगोला आप जानते हैं क्या होता है, चलिए फिगर बना लेता हूं। ये हो गया आपका क्या, अर्धगोला। ठीक है, ये क्या हो गई, अर्धगोला। चलिए इसकी त्रिज्या बोल रहा है, अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल दिया, त्रिज्या नहीं दिया। चलिए हम क्या करते हैं, त्रिज्या निकाल लेते हैं इसका। तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, तो अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल सबसे पहले लिख लेता हूं, अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखिए क्या होता है कि संपूर्ण गोला जो होता है, पूरे गोले का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए तो आधा गोला यहां से यहां तक में आधा गोला आ गया आपका, तो 2 पाई आर, और प्लस ऊपर से ये एक वृत्ताकार भाग इसमें आ जाता है, ये एक वृत्ताकार भाग, तो इसको भी ऐड कर देंगे तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोला का होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहां से इसके निकाल लेते हैं कि इसको दिया गया 462 इंटू 3 पाई, पाई का मान रख देते हैं 22/7 का, कि 3 1 तब रखा जाता है जब बोला जाता है क्वेश्चन के द्वारा, और आर यहां निकालना है। ठीक है, अब देखिए ये आपका इस साइड आर स्क्वायर बराबर हम डायरेक्ट लिख लेता हूं। देखिए ये आएगा इधर 462 गुना 7 हो जाएगा, और बटा में 3 गुना 22। ठीक है, स्क्वायर है तो इधर रूट भी हमको करना पड़ेगा। चलिए इससे काटते हैं, कट जाता है क्या, 6 2 8 4 12, 3 से कटेगा, हम पहले 3 से काट लेते हैं। तो 3 3 एक बार में 16, 3 5 15, 12 3 चौके 12, 154 आया। ठीक है, अब 22 से हम क्या करते हैं, 7 बार में लगता है कट जाएगा, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 15, 7 बार में कट गया। अब देखिए 7 गुना 7 आया, और आर बराबर यहां से हमको मालूम हो जाएगा क्या, रूट अंडर 7 गुना 7। देखिए काटे, बिल्कुल सिंपल, 3 से काटे 154 बार में, फिर 22 से काटे 7 बार में, और 2 7 यहाँ आया है, स्क्वायर है, इस साइड बराबर क्या आएगा, किसमें बदल जाएगा, रूट में, और रूट के अंदर अब 2 7 आ गया है, तो आप जानते हैं रूट के अंदर जब जोड़े में कोई संख्या होती है तो एक संख्या उसका क्या हो जाता है, वर्गमूल हो जाता है, 7 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा गोले की त्रिज्या, और ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 7 सेंटीमीटर। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन पर आ चुके हैं हम लोग, देख रहे हैं 1 से लेके 100 तक हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके बाद सब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। तो पहले ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हुए हम लोग कहां आ गए, 90 नंबर, 10 क्वेश्चन और बचा है 100, उसके बाद आप अगले वीडियो में क्या देखिएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। 90 नंबर क्वेश्चन कहता है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, 81√3। देखिए समबाहु त्रिभुज हो गया कि जिसकी सभी भुजा क्या होगी, बराबर होगी। ये एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी क्या दिया है, क्षेत्रफल दिया है, मानते हैं तो हम लिखेंगे एरिया। चलिए ये दिया है क्षेत्रफल क्या, समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या दे दिया, 81√3, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हम जानते हैं स्पेशल, √3/4a²। ओके, √3/4a², 81√3। चलिए इसको सॉल्व करिए, निकल जाएगा सम। देखिए सबसे पहले समझिए कि ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4a², ये इसका क्या है, क्षेत्रफल है, एरिया। और यहां से आपको दे दिया क्षेत्रफल, तो हम इसलिए क्षेत्रफल के बराबर में लिख दिया है 81√3। ठीक है, और इसकी भुजा अब क्या है, ए निकालने बोल रहा है, तो ए को रखिए और सबको भेज दीजिए। ऐसे √3 दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, √3 कैंसिल, कैसे सोच सुनिए, ये आपका गुना में है, इधर आएगा भाग में, नीचे में, तो आप जानते हैं √3, और √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहां से आपका a² हो जाएगा क्या, ये 4 भाग में, इस साइड आएगा तो गुना में, इधर बचा हुआ है 81 गुना 4। ओके,
और इसीलिए ए बराबर अब देखिए क्या हो जाएगा, रूट अंडर कितने हो गया आपका 4, चलिए तोड़ ही लेता हूं, 81 तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 4 8 चौके 32 गुना करिए 324, और 324 को हम तोड़ेंगे 18 गुना 18 में, ठीक है। और यहां से एक अब इसका वर्गमूल 18 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, इसकी एक भुजा हो जाएगी। समबाहु त्रिभुज की ये जो भुजा निकला कितना निकला 18 सेंटीमीटर। ओके, √3/4 a स्क्वायर से हम क्या किए, इसके भुजा को निकाल लिए। अब यहाँ पर देखिए जब ये आ गया है तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, 18 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल याद रखिएगा √3/4 a स्क्वायर। और इसी तरह समद्विबाहु त्रिभुज का आप क्षेत्रफल जानते हैं क्या होता है कि b/4 रूट अंडर a, इसका भी एक अलग होता है b/4 रूट अंडर a स्क्वायर माइनस, चलिए थोड़ा कंफ्यूजन है छोड़ ही देता हूं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, 3 पासे की उछाल में, चलिए अब प्रायिकता की बात आती है। किसकी बात आती है, प्रायिकता की बात। देखिए 3 पासों की उछाल में संभव परिणाम की संख्या क्या होगी। सबसे पहले देखिए जब पासे की बात आती है, पासे की बात आती है तो क्या होता है कि उसमें सबसे पहले देखते हैं कि पासे में कितना, एक बार फेंकने पर कितना संभव परिणाम हो सकता है। तो आप जानते हैं पासा जो होता है आपका क्या होता है कि उसमें 6 भाग होता है। पासा में कितने भाग होता है, 6, 1 2 3 यहां दिखाई दे रहा है और 3 इसके पीछे की बात करता हूं, ठीक है। तो एक पासा में कुल संभव परिणाम क्या है, एक पासा में कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम की संख्या क्या हो जाएगी 6, ठीक है। बोल रहा है कि 3 पासे को उछाला गया, तो 3 पासे को जब उछाला गया तो याद रखिएगा जितना बार उछाला जाता है, जैसे 2 बार उछाला गया तो उसको 2 बार गुना कर देंगे, ठीक है, स्क्वायर कर देंगे। और 3 बार उछाला गया तो 3 बार उसको गुना कर देंगे, हमेशा गुना ही होता है। और इस तरह ये आ जाएगा आपका कितना 216 संभव परिणाम हो जाएगा 3 पासे को अगर उछाला गया। तो 3 पासे की उछाल में संभव परिणाम की संख्या क्या हो जाएगी 216, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए सिंपल सी बात करते हैं कि प्रायिकता मतलब क्या होता है। प्रायिकता को आप जानते हैं संभव परिणाम जो हो जाता है उसको हमेशा प्रायिकता को हम पीई रूप में लिखते हैं। जो ई जो है आपका क्या है, जो घटना घटती है, अर्थात कुल घटित होने वाली घटना, इवेंट, बाय कुल संभव परिणाम। बस एक सूत्र प्रायिकता की यहां 10 तक में, कुल घटित होने वाली घटना बटे कुल संभव, जितना घटना घटित तो होने वाली है बताया जा रहा है और जितना उससे संभव परिणाम है टोटल, बस उससे निकल जाएगा प्रायिकता। यदि कोई घटना घटित नहीं हो सकती तो उसकी प्रायिकता क्या होगी अब बताइए। घटना ही नहीं घटित हो रही है तो 0 बटे कुल संभव परिणाम, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। ओके, यदि कोई घटना घटित नहीं हो सकती है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी 0 होगी। और एक चीज याद रखिएगा, कोई भी घटना हो उसकी प्रायिकता जो होगी 0 या 0 से क्या होगा बड़ा होगा, 0 या 0 से क्या होगा हमेशा बड़ा होगा। और किससे छोटा होगा, प्रायिकता जो होगी 1 से क्या होगा, 1 के बराबर या 1 से क्या होगा छोटा होगा, ठीक है। 0 के बराबर या बड़ा होगा प्रायिकता और 1 से क्या होगा बराबर या छोटा होगा। हमेशा 0 से 1 के बीच ही प्रायिकता का आंसर आएगा, इससे ज्यादा कभी ना हो सकता, ना 0 से कम होगा ना 1 से ज्यादा होगा। अगर ऐसा आ रहा है तो समझ लीजिए हम गलत कैलकुलेशन कर रहे हैं।
ठीक है। तो कुल यदि जीरो क्या हो रही है कि कोई परिणाम हम क्या कर रहे हैं, घटना घटित ही नहीं कर रहे हैं, कोई परिणाम ही नहीं आ रहा तो उसकी प्रायिकता जीरो, और घट रही है तो अधिक से अधिक क्या आएगा, 1 आएगा। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो गया, जीरो हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक पासा एक बार फेंका जाता है, ठीक है, एक पासा एक बार फेंका जाता है, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या है। देखिए पासे में कौन कौन अंक है, पहले ये देख लीजिए। पासे में आने वाला अंक, पासे में आने वाला अंक क्या है आपका कि 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 अंक आता है पासा में। इसीलिए बोले थे इसका पहला जो घटना है कितना तक आ सकता है, 6, और इसीलिए क्या किए थे, 6 का क्यूब कर दिए थे, 3 पासे को फेंका गया था, ठीक है, एक पासा को एक बार फेंका गया। अब बताइए इसमें बोल रहे हैं अभाज्य संख्या, तो इसमें कौन कौन अभाज्य संख्या, इसको सबसे पहले देख लीजिए कौन कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है आप जानते हैं, जो किसी स्वयं और एक के अलावा किसी भी संख्या से विभाज्य नहीं होती है, ठीक है, एक और स्वयं के अलावा किसी संख्या से विभाज्य नहीं होती है, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं कि जब अभाज्य संख्या का गुणनखंड मतलब ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड क्या हो, एक स्वयं संख्या, अर्थात उसी से विभाज्य होगी, एक और स्वयं संख्या, एक अभाज्य संख्या है नहीं, पहले जो है आपका अभाज्य संख्या क्या हो जाता है, 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है, और उसके बाद आपका आ गया क्या, 3 5, बस 3 अभाज्य संख्या हुई, 3 अभाज्य संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6 में। देखिए सिंपल सी बात है, थोड़ा हम बता दे रहा हूं कि जब अभाज्य संख्या बोले तो ऐसा नहीं है कि एक भी ले लेंगे, एक अभाज्य संख्या नहीं है, इसीलिए गलती हो सकती है। तो आप सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो गई, और बड़ी की बात ही नहीं कर सकते, अनंत में से कहीं से भी आ सकता है। और उसके बाद ये हो गया 3 5, ओके, इस सब में आप भाग लगाइए, एक और स्वयं संख्या से भाग लगेगा, और आप यहां से क्या करिएगा, देखिए अब बोल रहा है प्रायिकता, देखिए ये टोटल संभव परिणाम हो, कुल परिणाम कितना घटेगा ये हुआ, और कुल परिणाम हो गया ये, ठीक है, इसको ई से सूचित करता है, अर्थात पी ई। अब आप निकालिए क्या हो जाएगा, बोलिए कि पूछ रहा है अवश्य प्रायिकता क्या हो गया, आने की प्रायिकता, तो 3 बटे कितना हो जाएगा, कुल परिणाम कितना है 6, कुल परिणाम आपका कितना है 6, तो 3 बटे 6, 3 दूना 6, 1 बटा क्या हो जाएगा 2, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 1 बटा 2। चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्या कि एक आप जाने 3 परिणाम संभव है इसका आने का, और टोटल परिणाम 6, तो 3 बटे 6 इसका आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब जो आपका क्वेश्चन है कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी। चलिए ताश में कुल कितना पत्ता होता है ये पहले लिख लेते हैं, ताश में कुल पत्ता की संख्या कितना होता है, 52, टोटल कितना पत्ता होता है 52, और आप जानते हैं कि इसमें 4 प्रकार का पत्ता होता है, ठीक है, 13 पत्ता होता है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन आपको बोल रहा है काले रंग और कितने, मतलब 2 रंग की, कितने इसमें 52 पत्ता कितने रंग का होता है, 2 रंग, एक काला और एक क्या होता है लाल, ठीक है, 2 रंग होती है 52 पत्ता में से 2 रंग हो जाता है, एक काला और एक क्या हो जाता है लाल, ठीक है, 26 काला पत्ता और 26 लाल पत्ता, ठीक है। तो यहां से अब आप देखिए क्या एक पत्ता निकाला गया, तो इसकी प्रायिकता आप देखिए क्या होगा, क्या कि संभव कुल परिणाम कितना है 26, काले रंग की केवल पूछ रहा है, रानी होने की प्रायिकता क्या होगा। ओ देखिए अब यहां जो है आपका ये भी देखना पड़ेगा
चार प्रकार के पत्ता में 2 प्रकार पत्ता लाल होता है और 2 प्रकार पत्ता आपका क्या होता है, काला होता है। ओके, 2 प्रकार पत्ता लाल और 2 प्रकार पत्ता क्या होगा, काला होगा। तो बताइए, और हर एक में बादशाह रानी एक एक होती है। अब जानते हैं 13 पत्ता में कि आपका हो जाता है इक्का, फिर दुग्गी, तिग्गी, फिर चौका, फिर पंचा, छक्का, सत्ता, अट्ठा और नौमा, फिर 10वां हो जाता है, फिर आपका हो जाता है क्या, गुलाम, ठीक, फिर बेगम, फिर बादशाह। और इस तरह क्या हो गया 13 पत्ता। तो प्रत्येक पत्ता में एक बादशाह होता है और एक गुलाम होता है और एक क्या होता है आपका बेगम होता है। तो बोल रहा है वही रानी, तो रानी कितना हो जाएगा 2 की संख्या में, काला रानी कितने होगी 2, और टोटल कितना है 26, 2/26, इसको काटिए 1/13, इसका क्या हो जाएगा प्रायिकता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अच्छे ढंग से देख लीजिए कि याद रखिए टोटल 52 पत्ता, 2 रंग की पत्ता, 26 काला, 26 लाल, और प्रत्येक और टोटल 13 पत्ता होता है, 4 प्रकार का उसमें हो जाता है, ठीक है। और उसी 4 प्रकार में से आप क्या देख रहे हैं कि प्रत्येक में एक एक रानी होती है। तो यहाँ पे 2 प्रकार का आ रहा है पत्ता, तो इसमें हो गया 2 रानी, तो 2 बटा, और कितना संभावना, काला पत्ता जितना होता है 26, तो 2/26 आ गया आंसर आपका क्या 1/13। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए 55, 2 सिक्कों की उछाल में। अब देखिए, जब भी जितना आपको बोले उछाला गया, 2 सिक्का बोले 2 पैसा बोले, उसका स्क्वायर करते जाइए। जितना बार उछालेगा, 3 बार तो क्यूब करिए, 4 बार, लेकिन अधिक से अधिक 3 बार आपको पूछेगा। चलिए देखिए, 2 सिक्के की उछाल में एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता। 2 सिक्के की उछाल में देखिए, अब यहाँ शीर्ष दे दिया है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शीर्ष मतलब यहाँ देखिए हम लोग क्या इसको बोलते हैं, चित्त बोलते हैं, ठीक है। शीर्ष को हम लोग क्या बोलते हैं, चित्त बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद बैक साइड जो होता है उसको क्या बोलता हूं, पट। 2 भाग हो गया, सिक्के में कितने भाग, 2 भाग सिक्के के, ठीक, चित और पट, हेड और टेल, ठीक है। इसको शीर्ष को हेड भी बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं। ओके, अब यहां बोला है 2 सिक्कों के उछाल में। अब बताइए इसकी कुल संभव परिणाम जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, 2 घटना है, इसका स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा 4। कुल संभव परिणाम लिख देता हूं, कुल संभव परिणाम, ठीक है, कितना हो गया 4। 2 सिक्कों को उछाला गया एक बार, तो कुल संभव परिणाम कितना हो जाएगा 4। तो 2 सिक्कों के उछाल में एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता। देखिए कौन कौन हो जाएगा आपका, ये भी लिख देता। सबसे पहले आएगा मानिए HT पहले उछाल में, फिर दूसरे उछाल में क्या आ जाएगा आपका HT आएगा, हो सकता है H भी आ सकता है, ठीक है। देखिए एक है HT और पुनः क्या है HT, 2 पासा, ठीक है। ये हो गया HH और ये हो गया HT, ठीक है। अब अगले बार यदि हम बात करें तो हो सकता है क्या आएगा TH आएगा और फिर क्या आ जाएगा TT आ जाएगा। बोला एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता, मतलब शीर्ष उसमें नहीं होना चाहिए। देखिए 3 में शीर्ष आपका आ रहा है T यानी हेड, और चलिए चित्त को हेड से, तो हेड और हेड, इसमें क्या है नहीं आ रहा है, ठीक है। इसमें केवल क्या है आपका पट, ठीक है। तो यही बोल रहा नहीं आने की प्रायिकता, तो नहीं जो आ रहा है बस उसका केवल घटना कितने 1, ठीक है। एक घटना संभव है तो 1 बटा क्या हो जाएगा, कुल घटना क्या है 4 है, तो इसकी प्रायिकता जो आपकी हो जाएगी 1 बटा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता, यदि शीर्ष आने की प्रायिकता पूछता है तो 1 2 मतलब 1 2 3, ये 3/4 हो जाता है। ऐसे भी आप जानते हैं कि प्रायिकता का जो एक और रूल है आपका क्या, चलिए यहां देख लेते हैं। प्रायिकता का एक जो क्या है कि किसी भी घटना की जो प्रायिकता आती है और फिर जो नहीं आती है, इसको E डैश से सूचित करता हूं, PE डैश से, तो इसका योगफल क्या होता है 1 होता है। इससे 1 से ज्यादा पहले भी बताए थे नहीं होता, इसका योगफल क्या होगा 1 होगा। PE प्लस PE डैश, अर्थात जो प्रायिकता है
आने की और जो प्रायिकता है नहीं आने की। और नहीं आने की प्रायिकता अगर 1/4 है तो आने की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए 1 में से हम माइनस कर सकते हैं। यदि आने की प्रायिकता हम निकाले तो 1 - 1/4 और ये आ जाएगा आपका 3/4। ऐसे भी बोले 3/4, ठीक है। और दोनों का योगफल क्या होगा? 1 होगा। 1/4 प्लस 3/4 = 1। तो ये इसका आंसर हो गया डी नंबर, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले 96वें नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुलक से दिया गया, ठीक है। ये आपका एक दे दिया है आंकड़ा, ठीक है। इसमें बोला बहुलक क्या है। बहुलक किसको कहते हैं? किसी भी आंकड़े में जो होता है बहुलक क्या होता है? जो सबसे अधिक बार आता है, जो सबसे अधिक बार आता है, अर्थात जिसकी बारंबारता सबसे क्या होती है? अधिक होती है, ठीक है। जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी वही उसका क्या कहलाएगा? बहुलक कहलाएगा। ओके, तो बहुलक इसका क्या हो जाएगा? देखिए सबसे अधिक बार कौन आया? 23 एक बार आया है, फिर 2 बार आया है, 3 बार 23 आया, और अब देखिए 23 और 22 जो है 1 बार 2 बार आया है। तो इसका बहुलक जो हो जाएगा आपका, इस आंकड़े का बहुलक जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? 23, क्या कि 23 सबसे ज्यादा बार आया है, 3 बार आया है, ठीक है। तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। बस बहुलक मतलब जो सही, यानी जो आंकड़े में सबसे ज्यादा बार आता है, जिसकी बारंबारता सही है सबसे अधिक हो, ठीक है। ये सिंपल आंकड़ा जब दिया गया तब वर्गीकृत रहता है, तो उसमें बहुलक वर्ग ज्ञात करके फिर उसका रूल होता है, सूत्र होता है, उससे हम निकालते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि 5 आंकड़े ये दिया गया है, इसका माध्य 24 है, तो जब देखिए सिंपल आपका है कि 5 आंकड़ा दिया गया है, इसका माध्य ज्ञात करना है, तो पांचों का योगफल बटे उसकी संख्या। तो माध्य बराबर हम क्या जानते हैं? कुल प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षण की संख्या। बस यहीं से निकल जाएगा, क्या कि आपका माध्य दे दिया कितना? 14, लिख दीजिए 14 माध्य है। और कुल प्रेक्षण का योग देखिए, पहला है x, दूसरा है x + 1, तीसरा है x + 2, चौथा x + 3 और पांचवा x + 4 बटे कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ओके, ठीक है। अब देखिए सबका योग बटे संख्या कितना है? 5 है आपका क्या आंकड़ा। अब ये गुना भाग में ऐसा आएगा तो गुना में हो जाएगा 14 × 5 कितना हो जाएगा? 70। चलिए हम लिख देता हूं 14 × 5, 14 × 5 बराबर देखिए 1 2 3 4 5 x है, 5 x और 1 3 6 4 10 + 10, ठीक है। अब देखिए 14 × 5 = 70 और ये +10 है, तो 5x बराबर आप क्या करिएगा? 70, 5x रखिए, 10 इधर भेज रहे हैं, तो 14 × 5 = 70 माइनस क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक है। और इसीलिए आप x बराबर निकाल लीजिए। 70 में से 10 गया 60 और बटे 5 बराबर क्या आ जाएगा आपका? 12 × 5 = 60। 12 आपको क्या पूछा है? x का मान, तो 12, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देख लीजिए किस प्रकार निकाले हैं। हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए 98वां नंबर क्वेश्चन, अब लास्ट की ओर हम पहुंच रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? देखिए केंद्रीय प्रवृत्ति की माप जो है आपका 3 हो गया। कौन कौन? माध्य, माध्यक या माध्यिका और बहुलक। ये आपका केंद्रीय प्रवृत्ति का क्या है? माप है, ठीक है। तो 3 ऑप्शन में देख रहे हैं कि माध्य, माध्यक, बहुलक दिया गया या माध्यिका इसको बोलते हैं। परिसर जो है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। पूछा कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, तो परिसर क्या केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 99वां नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है क्या? कि 8 अभाज्य संख्या का माध्यिका क्या होगी? देखिए माध्यिका सबसे पहले क्या बोल रहा है? 8 अभाज्य संख्या। अभी तुरंत हमने पिछले क्वेश्चन में बताया है कि सबसे पहली अभाज्य संख्या क्या है आपका? 2।
प्रथम बोल रहा है 8, तो शुरू से लेंगे 2, उसके बाद क्या है 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 11 है, उसके बाद 13 है, कितना हुआ 2 4 6, 13 के बाद आप जानते हैं क्या है 17, और 17 के बाद कितना है 19, पूरा गया 2 4 6 8। हमेशा माध्यक निकालने के लिए, माध्यिका निकालने के लिए आंकड़े को घटते क्रम या बढ़ते क्रम में लिखा जाता है। हम देखिए बढ़ते क्रम में लिखे, ठीक है। और यदि इसकी संख्या क्या है विषम है तो n+1/2 इसका हो जाता है, और विषम नहीं है तो n/2 + 1वां पद प्लस n/2वां पद का औसत, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 8 है तो 2 4 6 8, इसमें दो संख्या क्या आ जाएगा बीच में आ जाएगा, 3 इस साइड 3 उस साइड, 2 संख्या, तो इसी दोनों का योग का औसत आपका क्या हो जाएगा, क्या माध्यक हो जाएगा। यानी इसका माध्यक जो होगा आपका क्या होगा 7 + 11/2, तो 18/2 बराबर कितना हो जाएगा 9। इसकी क्या हो जाएगी माध्यिक का हो जाएगी या माध्यक हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे आप जानते हैं जब सम संख्या आता है, हम लिख देता हूं n बराबर जब क्या आ जाता है सम संख्या, n क्या रहता है सम संख्या रहता है, सम संख्या, n जब सम संख्या होता है तो इसका सूत्र हो जाता है 1/2 इंटू n/2 + 1 मां पद प्लस n/2 मां पद, ठीक है। तो इसी का औसत बोले n+1 n/2, देखिए टोटल 8 है तो आप देखिए इसी से भी हम निकाल ही देता हूं 1/2 n/2, तो n क्या बोल रहा है कुल 8 गो अभाज्य संख्या, यानी n का मान जो है यहाँ क्या है आपका 8 है, ठीक है। n का मान क्या है 8 है। अब देखिए यहाँ n/2 जो बोल रहा है आपका, तो 8/2 + 1 फिर प्लस क्या है 8/2, और ये जो है आपका कॉमा दे रहा हूं, ताकि ये इसमें हम पद लेना है तो इसको हम क्या कर रहा हूं कॉमा में लिख दे रहा हूं पूरे, ये वहां पद जो है ये वहां पद यहां पर रहेगा, n/2 मतलब 8/2 मां पद, बस। अब यहां पर देखिए क्या हो जाएगा आपका, चलिए 1/2 गुना 8/2 क्या हो जाएगा आपका 4, 4 + 1 5, तो 1 2 3 4 5, पांचवा पद क्या हो गया इसका 11, ठीक है। और फिर प्लस 8/2 मतलब 4, चौथा पद क्या है देखिए 7 है। तो यही किए थे हम क्या कि पहले ही बोले कि बीच वाले पद जो है अगर बीच में 1 आएगा तो उसका क्या हो जाएगा आधा क्या हो जाएगा आपका माध्यक हो जाएगा, और 2 नहीं वही माध्यक हो जाएगा, और 2 आ रहा है तो उसके योगफल का आधा हो जाएगा, ठीक है। अगर बीच में आता विषम संख्या रहता तो जो बीच में रहता वही उसका आंसर हो जाता, ठीक है। अब यहाँ देखिए 11 7 18, 1/2 गुना 18 ऐसे भी आ गया 9 आंसर। यही बोले थे कि जब सम संख्या हो तो इतना करना पड़ता है, विषम संख्या तो करने की आवश्यकता नहीं है, इसको घटते या बढ़ते क्रम में लिखिए, 3 इधर आया 3 इधर आया, ठीक है। अगर 9 रहता तो 4 4 दोनों साइड, बीच में जो रहता वही आंसर। चलिए अब लास्ट नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है देखते हैं। तो 2025 के बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। आप वीडियो को देखिए अच्छी ढंग से, आप डिटेल में समझ जाएगा, हर एक मैथ का पॉइंट क्लियर हो जाएगा। और फिर आपको एक्स्ट्रा में कोई मैथ का पॉइंट पढ़ना है कॉन्सेप्ट के साथ तो हमको कमेंट करिए, हम वो आपको पॉइंट क्या करेंगे डिटेल में बता के वीडियो डालेंगे और आसानी से आप क्या करेगा पढ़ पाइएगा। चलिए अब देखते हैं क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित वितरण के लिए वर्ग अंतराल दे दिया गया है, ठीक है। इस बारंबारता बंटन में आपको पूछ रहा है क्या बहुलक वर्ग की उच्च सीमा क्या है। सबसे पहले बहुलक वर्ग क्या होगी ये आप जान लीजिए। बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग कौन होगा जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक होगी, जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक हो, सबसे अधिक होगी वही आपका क्या होगा बहुलक वर्ग होगा। तो देखिए सबकी बारंबारता यहां दिया गया 8 12 20 6 4, तो सबसे अधिक किस वर्ग की है 20 से 30, इसी का क्या है 20 बहुलक है।
मतलब 20 बारंबारता है, तो बहुलक हो गया वर्ग। अब बोल रहा है, आप जानते हैं कि ये जो आपका निम्न सीमा कहलाता है, ये क्या कहलाता है? निम्न सीमा। ठीक है, ये आपका निम्न सीमा हो गया, और ये हो गया क्या? उच्च सीमा। उच्च सीमा। तो आप देखिए क्या पूछ रहा है, उच्च सीमा क्या है? तो उच्च सीमा क्या है? 30। इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब ये आपका 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हुआ। अगले वीडियो में हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे, आप देखिए, और अच्छे ढंग से आप मैथ का एग्जाम दे पाइएगा यदि आप इस वीडियो को अच्छे ढंग से देखते हैं तो। ठीक है, ओके, जय हिंद, जय भारत। बस आपका हमें एक सपोर्ट लाइक के तौर पर और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, और कुछ नहीं चाहिए। आपकी मदद के लिए हम तैयार हैं। जय हिंद।